और अब विस्तार से समाचार बात करेंगे। भारत वैश्विक कारोबार का विश्वसनीय साझेदार बनकर उभर रहा है। एक के बाद एक ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि भारत के वैश्विक मंच पर अपनी साख लगातार बढ़ती जा रही है। हाल की बात करें तो भारत ओमान व्यापारिक समझौते का लागू होना, भारत अमेरिका व्यापारिक वार्ता का आखिरी चरण में होना और भारत यूके व्यापारिक समझौते के कार्यान्वयन और प्रारूप का आखिरी पड़ाव पर होना इस बात को साबित करता है कि भारत बतौर व्यापारिक साझेदार दुनिया भर के देशों का साथ और विश्वास जीतने में सफल रहा है। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार सचिव पीटर काल आज नई दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों नेता मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन की प्रक्रिया और इसे जल्द से जल्द लागू करने की अंतिम रणनीति पर सीधे चर्चा करेंगे। पिछले साल 24 जुलाई को साइन हुई इस डील पर दोनों देशों की सरकारें अब तेजी से काम कर रही हैं। इस डील के पूरी तरह से लागू होते ही ब्रिटेन के 99% और भारत के 90% टैरिफ फौरन खत्म हो जाएंगे, जिससे दोनों देशों के बीच कारोबार करना काफी आसान और सस्ता हो जाएगा। इस वक्त जब हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारी तनाव है और दुनिया भर में आर्थिक संकट का माहौल है, तब दोनों देशों के बीच ये साझेदारी बहुत मायने रखती है। अपनी इस यात्रा के दौरान ब्रिटिश व्यापार सचिव आज भारतीय और ब्रिटिश उद्योगपतियों के साथ भी एक विशेष बैठक करेंगे, ताकि इस व्यापार समझौते से जुड़ी तैयारियों और भविष्य की संभावनाओं को अंतिम रूप दिया जा सके। तो ब्रिटेन के व्यापार सचिव और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच आज अहम वार्ता है और भारत यूके एफटीए लागू करने में दिल्ली में आज ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच लगभग 99% वार्ता पूरी हो चुकी है। अब केवल कुछ बाकी बचे मुद्दों और तकनीकी विवरणों को सुलझाना बाकी है, जिसके लिए बातचीत का दौर शुरू हो रहा है। अमेरिका का एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में भारत पहुंच चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका में हुए कानूनी बदलावों के मद्देनजर भारत अमेरिका ट्रेड डील में कुछ संशोधन की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण को जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो इस व्यापार समझौते में 99% वार्ता जो है वो पूरी हो चुकी है और कुछ एक बातें हैं, कुछ एक विवरण हैं जिनको सुलझाना बाकी है, जिन पर बातचीत होगी। काफ़ी उम्मीद जताई जा रही है। हमारे साथ प्रोफेसर सचिन कुमार शर्मा जुड़े हुए हैं, महानिदेशक हैं RIS के। प्रोफेसर शर्मा, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, पहले ओमान के साथ समझौता, हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता हैं अजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर शर्मा, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। जिस तरह से भारत ओमान के साथ, उसके बाद अब जो है यूके के साथ जो है बातचीत और अमेरिका के साथ अंतिम दौर में बातचीत पहुंच चुकी है, अपने आप में भारत किस तरह से वैश्विक व्यापार की व्यवस्था में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है, ये दिखाता है। धन्यवाद रमा जी। अगर आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से भारत ने बहुत से FTA किए हैं। अगर पिछले 2021 से अगर हम देखें तो लगभग 9 FTAs और ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं और कुछ हमने विकसित देशों के साथ और कुछ विकासशील देशों के साथ हमने किए। और आज जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ओमान के साथ हमारा FTA ऑपरेशनलाइज हुआ है, उसके बाद यूके के साथ हमारा डिस्कशन चल रहा है FTA होने के बाद क्या क्या किस तरह से हम उसको ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। तीसरा US की टीम भी आ रही है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसा एकदम तेजी से हम व्यापार समझौते हो रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है। अगर आप देखेंगे कि 2021 के बाद जब कोविड पैंडेमिक आया, उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई, तो कंट्रीज को अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना था। इस सिलसिले में इंडिया ने भी काफी FTAs को साइन किया, चाहे वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ओमान हो गया और इसके साथ साथ यूके के साथ।
इससे इसका सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि इससे हमारे एक्सपोर्टर को मार्केट एक्सेस मिलता है उन मार्केट्स के साथ, लेकिन इस उसके अलावा भी इन कंट्री से हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आएगा। कुछ सेक्टर जो हमें हमारे सेक्टर को जो बेनिफिट होने वाला है वो है लेदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, लेबर इंटेंसिव सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल। तो इस सिलसिले में काफी समझौते हो रहे हैं। साथ साथ में सिर्फ गुड्स सेक्टर के लिए नहीं, सर्विसेज सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी कंट्रीज में, ओमान में हमारा डायस्पोरा काफी इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमें रेमिटेंसेस आते हैं। सर्विसेज सेक्टर को अगर हम आगे करें, इम्प्रूव करें, तो हमें काफी सर्विस एक्सपोर्ट को काफी लाभ हो सकता है। एक लास्ट बिंदु और मैं बोलना चाहता हूं कि ओमान के साथ 2-3 और फायदे हैं। अगर आप देखें इस वक्त जो एनर्जी सिक्योरिटी के इशू हो रहे हैं, फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ओमान एक सिग्निफिकेंट प्लेयर हो सकता है। साथ साथ में जीसीसी जो है गल्फ, जीसीसी के साथ साथ ईस्ट अफ्रीका की तरफ भी अगर हमें अपने ट्रेड को बढ़ाना है, तो ओमान इस सिलसिले में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल। अजय भी हमारे साथ हैं। अजय, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जो विश्व के तमाम बड़े देश हैं, तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो भारत में अब विश्वास कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये स्थायित्व की दृष्टि से, विकसित भारत 2047 की दृष्टि से, और इसके साथ ही जिस तरह से वैश्विक उथल पुथल मची हुई है, विश्व में आर्थिक उथल पुथल की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसमें स्थायित्व की दृष्टि से? बिल्कुल सही बात कहा आपने, और इसलिए भारत को एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में सभी देश देखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि भारत के साथ जो ट्रेड डील्स हैं उसको अंतिम रूप दिया जाए। आपने देखा कि अभी हमने EU के साथ जो FTA है वो साइन किया, जो कि सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ आज से जो बैठक है वो शुरू होने जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, क्योंकि अमेरिका ने अपने देश में कानूनों में बदलाव के मद्देनज़र सभी देशों पर 10% का जो टैरिफ लगाया है। अब ये बात चल रही है कि जो इंटरिम डील में 18% की टैरिफ की बात भारत के ऊपर की गई है, क्या उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा या नहीं। आगे जाते हुए ये पीयूष गोयल साहब ने इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो टैरिफ अमेरिका भारत के कॉम्पिटिटिव जो देश हैं, कंपटीटर्स हैं, अगर उनके ऊपर लगाता है, जो जनरली 10% है, वही भारत के ऊपर भी लगना चाहिए। इस मुद्दे पर जो बातचीत है वो अगले 3 दिनों तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्पष्ट तौर पर पहले चरण का जो साइनिंग सेरेमनी है वो जल्दी ही हो जाएगी। दोनों ही पक्षों ने, भारत और अमेरिका दोनों ने कहा है कि इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा जल्दी ही, और 99% काम पूरा हो चुका है। अगर यूके की बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूके की जो पूरी की पूरी जो FTA है, यूके के साथ जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसको रेटिफाई होना है यूके की पार्लियामेंट से, और भारत कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी इस बात को यूके के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सामने रखा जाए। साथ ही साथ स्टील में सेफगार्ड को लेकर के अभी यूके में कुछ कानून में बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से भारतीय स्टील निर्यातकों को थोड़े से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो भारत ने ये भी संकेत दिया है कि इसका भी ख्याल रखना जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको हमने रिजर्व किया है अपने टैरिफ के लिए, खासतौर पर यूके के लिए। तो मिसाल के तौर पर विस्की या फिर दूसरे जो वस्तुएं हैं जिन पर टैरिफ लगाना भारत के हाथ में है। तो ये सारी चीज़ें नेगोशिएशंस हो रही हैं। आज अमेरिका और यूके के साथ FTA पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है, और उम्मीदें लगाई जा रही है कि जल्दी ही इन FTA पर भी अंतिम सहमति बन जाएगी। तो भारत अपने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, अपने मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का जो लक्ष्य है इस पूरे वैश्विक माहौल में, जिसका जिक्र आप कर रही थी, एक मजबूत सहयोगी के रूप में संपूर्ण विश्व के सामने उभर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। प्रोफेसर शर्मा, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से यूके के साथ और अमेरिका के साथ भारत की जो डील है उस पर चर्चा हो रही है, और बहुत संभावनाएं जो हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। अगर आसान शब्दों में हम इस FTA को समझना चाहें तो इसका पूरे आर्थिक परिदृश्य पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है भारत में, विशेषकर जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हब बन रहे हैं, और इसके साथ ही जो भारत के उत्पाद हैं उन्हें वैश्विक परिदृश्य में एक बड़ा मंच मिलने की तैयारी है। तो क्या कुछ असर इसका भारत के उद्योगों पर पड़ेगा, इन्वेस्टर्स पर पड़ेगा, और जो नवयुवक है उन पर भी पड़ेगा? धन्यवाद। इसमें 2-3 पॉइंट मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अगर आप ये देखें कि यूके और US के साथ जो हमारी डील हो रही है, इसका इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों कंट्रीज के में हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। US एक हमारा इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है।
और अगर ये डील होती है तो इससे क्या होगा कि हमारे जो सेक्टर्स है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। अगर लेबर इंटेंसिव सेक्टर का देखें, लेदर, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज सेक्टर, सब में आप ये देखेंगे कि इसके रोजगार के साथ साथ हमें क्या है, फॉरेन मनी भी हमें प्राप्त होता है, रेमिटेंस के थ्रू भी होता है। साथ में ये कंट्रीज ऐसे हैं जहां से हमें इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इन सिलसिले में अगर आप इसको आगे बढ़ाएं तो इसका जो सबसे बड़ा जिस तरह से मैं देखता हूं कि एक तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल ही प्ले करता है। कुछ फ्रिक्शंस रहते हैं, जैसे अजय जी ने मेंशन किया कि स्टील पर जो उन्होंने टैरिफ की बात की है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके लिए भी जो है नेगोशिएशन चल रहा है। यूएस के साथ भी कुछ चीजों पर की टैरिफ 10% होना चाहिए, लेकिन एक बात है कि पहले 50% से 18% ले आए थे, उसके बाद जो इंटरनल यूएस में जो हुआ, उनके जो कोर्ट के डिसीजन के बाद जो 10% लगा है, उससे क्या कॉम्पिटिटिव पे वो इम्पैक्ट होगा। तो इस सिलसिले में हमारे इंडियन नेगोशिएटर उन चीजों को डील कर रहे हैं। ओवरऑल ये जरूरत है कि अगर हमें आगे विकसित देश बनना है जो 2047, तो हमें उन चीजों के लिए प्रिपेयर होना होगा। प्रिपेयर करने के लिए हमें अपनी इंडस्ट्री सेक्टर को, अगर आप देखो, मजबूत करना होगा। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर हमारा इंपोर्ट भी होता है तो इंटरमीडिएटेड जो गुड्स हैं, और अगर आप बात करें क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ, इन चीजों की जो समझौते हुए हैं इन कंट्री के साथ, खासतौर पर यूएस के साथ पिछले कुछ टाइम में, तो इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी काफी लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अजय, जिस तरह से कृषि की बात की जा रही है, छोटे उद्योगों की बात की जा रही है, इंडस्ट्री की बात की जा रही है, और विशेषकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी बात की जा रही है, उसको देखते हुए एक कितना बड़ा, जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है, वो खुलने वाला है। और उसके साथ ही जो सरकार है उसका उद्देश्य है कि भारत निवेश के लिए एक बहुत ही आकर्षक गंतव्य स्थल बने। तो उसके लिए, उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारी है और उसमें क्या कुछ वृद्धि इससे होने वाली है? देखिए, भारत ने 2030 तक $1 ट्रिलियन गुड्स एक्सपोर्ट और $1 ट्रिलियन सर्विसेज एक्सपोर्ट का जो लक्ष्य बनाया है, उसकी दिशा में ये जो FTAs हैं जो साइन किए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपने उन क्षेत्रों की बात की जो कि काफ़ी संवेदनशील है। भारत ने स्पष्ट तौर पर सभी मंचों पर ये साफ कर दिया है कि भारत के सभी संवेदनशील क्षेत्र, चाहे वो किसान कल्याण के साथ जुड़े हुए हों, डेयरी फार्मर के साथ जुड़े हुए हों, मरीन सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हों, या फिर MSME जो हमारा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, उसको पूरे वर्ल्ड में एक प्रतिस्पर्धात्मक जो कीमतें हैं वो दिलाने की बात हो, भारत ने इन सभी संवेदनशील मुद्दों पर अपना पक्ष बिल्कुल कंसिस्टेंट रखा है और ये तय कर दिया है कि इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए कोई भी वहाँ पे परेशानी की बात नहीं है। अब जो ये बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई इतने सारे FTAs की अभी क्यों बात हो रही है, इससे पहले क्यों नहीं हुई, तो स्पष्ट तौर पर इतनी वैश्विक उथल पुथल के बीच में भारत अपने आप को एक स्टेबलाइज करना चाहता है अलग अलग प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के जरिए। जो हमारी ज्योग्राफीज़ हैं उनको हम बढ़ाना चाहते हैं अपने, इसलिए हमने EU के साथ जो ट्रेड डील है वो किया। अभी UAE के साथ हमारा ट्रेड डील कंप्लीट हो चुका है, ओमान के साथ कल से इफेक्टिव हो गया है, न्यूजीलैंड, UK और USA के साथ बातचीत चल रही है। आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो हमारे MSME सेक्टर है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस है, उसको और बेहतर बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और इसीलिए हम अब जो पहले बहुत सारे मंचों के जरिए, मिसाल आसियान के साथ हम ट्रेड डील साइन कर रहे थे, अब उन पर फोकस नहीं, अब हमारा बायलैटरली अब हम देशों के साथ डील साइन कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे पाएँ और उनको कॉम्पिटिटिव प्राइसेस मिल पा रहे हैं। और इसीलिए हम जो जितनी भी डील्स हैं, एक एक डील को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही बारीकी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और अपनी शर्तों पर भारत इन सारे व्यापार डील्स को कर रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में जो व्यापार के लक्ष्य जो तय किए हैं
भारत ने 2030 तक उसको ज़रूर पूरा करेगा और द्विपक्षीय जो व्यापार के जो लक्ष्य अलग अलग देशों के साथ हम लोग तय कर रहे हैं उसको भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये FTAs अदा करते हुए आपको दिखाई देंगे। रमा। प्रोफेसर शर्मा, एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी विस्तार से बताया है कि भारत इन डील्स में पूरी ये कोशिश कर रहा है जो भारतीय हित हैं वो सुरक्षित रहें, इसको देखते हुए जिन मुद्दों पर अभी बातचीत होना बाकी है या चल रही है उनमें किस तरह का जो फोकस है वो रह सकता है, और उसके साथ ही भारत की जो आर्थिक कूटनीति है उसका कितना बड़ा पड़ाव इसे कहेंगे? देखिए, अजय जी ने जो मेंशन किया है, एक दो चीजें मैं भी बताना चाहूंगा उनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए कि 2019 में भारत RCEP से बाहर निकला था। उसके बाद एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। अगर आप देखें, आपके ही स्क्रीन में दिख रहा है कि 9 कंट्री के साथ, 9 FTA के थ्रू हमने 38 कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया है। इस एग्रीमेंट में का सबसे बड़ा लाभ जो मैंने बोला है कि एक्सपोर्ट जो डाइवर्सिफिकेशन तो हो रहा है, लेकिन ये बात भी हमें माननी चाहिए कि FTA में गिव एंड टेक होता है। इस गिव एंड टेक में हर कंट्री अपने सेक्टर की सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे अजय जी ने मेंशन किया, डेयरी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लेबर इंटेंसिव सेक्टर हो गया, तो इनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जब हम ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो ट्रेड लिबरलाइजेशन विद गार्ड रेल्स की कुछ हम क्वेश्चंस रखते हैं। कुछ सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर में हम और डेयरी पे बिल्कुल हमारी सेंसिटिविटी है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी बार बार ये बोलते हैं कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को हमने काफी प्रोटेक्टेड रखा है। हाँ, दूसरे कंट्री का इंटरेस्ट हो सकता है, US का इंटरेस्ट हो सकता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करें, लेकिन कंट्री जब नेगोशिएटर डील करने जाते हैं तो इन चीजों को देखा जाता है कि क्या रेड लाइन्स है और क्या ग्रीन लाइन्स है, कहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि अगर आप देखें जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह से हो रही है, सप्लाई चेन जिस तरह से डिस्टर्बेंस हो रही है, मैरीटाइम के इश्यूज जिस तरह से हो रहे हैं, इन सिलसिलों को देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को अपने व्यापार के विस्तार की तरफ किस तरह से हम कर सके। और एक लास्ट बिंदु, FTA का एक होने का कारण ये भी है कि मल्टीलैटरल जो WTO है वो एक तरह से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। इस वजह से भी कंट्रीज अब बायलैटरल डील की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये एक उदाहरण है कि इंडिया का कि इतने 9 FTA 38 कंट्री के साथ, ये रिमार्केबल है। और गवर्नमेंट को इस सिलसिले में इन्होंने बहुत कंट्री के साथ डील कर रहे हैं और आगे भी एक्सपेंशन की बात चल रही है। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से व्यापार, निवेश और नई संभावनाएं बन रही हैं, तकनीक और डिजिटल व्यापार के क्षेत्र में भी, वो भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर जबकि सप्लाई चेन पर विश्व में एक बड़ा दबाव है और उसके जो वैकल्पिक मार्ग हैं वो खोजे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शर्मा और अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं हमसे साझा करने के लिए। तो भारत UK ट्रेड डील में व्यापार, निवेश और नई जो संभावनाएं हैं वो नज़र आ रही हैं, जिसमें भारत UK व्यापार को नई रफ्तार जो मिलने की पूरी संभावना है। 56 अरब डॉलर का मजबूत व्यापारिक रिश्ता जो है वो दिखाई देता है। 2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य, 99% भारतीय निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच जो है करने की बात की गई है और कृषि निर्यात में 50% वृद्धि की उम्मीद है। IT और हेल्थ प्रोफेशनल्स को बड़ा लाभ इसमें मिलने वाला है। भारतीय कंपनियों के लिए 4000 करोड़ रुपए की बचत निर्यातकों के लिए खुलेंगे और नए अवसर जो है खुलने की बात कही जा रही है। साथ ही द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा की बात कही जा रही है। भारत की बड़ी ट्रेड डील्स हैं, ये अपने आप में भारत की आर्थिक कूटनीति को दिखाते हैं। मिड डे